चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मैपिंग की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं। आज का जो मैपिंग का क्लास सेगमेंट है वो बेसिकली मानव भूगोल को मैंने इसके साथ लिया, मानव और पर्यावरण भूगोल को, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी और एनवायरमेंट ज्योग्राफी। और बहुत ही रेयर इंफॉर्मेशन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, राइट। वो रेयर इंफॉर्मेशन आप मैप के बेस पे अपना जो नोट्स है उसके साथ एनरिच कर लेना। तो चलिए आज हम लोग कुछ स्थानों के बारे में बात करते हैं और यहां से हम अपनी क्लास को आज शुरू करते हैं। तो इंडिया का मैप निकाल लो, और मैंने आपको इजी करने के लिए मैंने आपको स्टेट्स के जो है वो सेगमेंट नहीं दिए हैं। हम सबसे पहले स्टेट वाइज उसको समझते हैं। तो पहले हम लोग पहुंचते हैं और अभी हम लोग सबसे पहले जो है अपने सेगमेंट पे सेगमेंट को देखते हैं। हमारा पहला स्थान आज हम लेंगे लेह लद्दाख को, ठीक है। तो लेह लद्दाख को आज हम फर्स्ट सेगमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं और यहां से इसको समझते हैं। तो फर्स्ट प्लेस हम इसको समझ लेते हैं। हम इसमें हम एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेयर इंफॉर्मेशन है, बुक में आपको जल्दी नहीं देखने को मिलेगी। वो सभी लोग जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो इसको ध्यान से समझें और करें, राइट। अब यहां पर बात करने वाले, अब यहां पर लिखा है चांगथांग में रहने वाला खाना बदोश समुदाय, यानी कि नोमैडिक्स ये है, ठीक है। नोमैडिक कम्युनिटी lived in चांगथांग लद्दाख। क्या है ये सेगमेंट, वाई इट इज इंपॉर्टेंट? नोमैडिक यानी ये खाना बदोश हैं, ये चलते फिरते रहते हैं, इनके पास अपना कोई भी जो है वो सेगमेंट नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था हमारी ज्योग्राफी की किताबों में केवल कुछ जो जनजातियों के बारे में, कुछ ट्राइब्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि नोमैडिक कम्युनिटी इन चांगथांग जो यहां पर रह रहे हैं वो क्या है। कोई आइडिया आपके पास? कोई बता सकता है मुझे इसका आंसर? आप में से कोई इसका आंसर देना चाहेगा? सनी? प्लीज चलें इसका आंसर करें। चांगथांग में रहने वाले खाना बदोश समुदाय, कोई आइडिया आपके पास? कभी सुना इसके बारे में? यस या नो? लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग आ जाते हैं आज अपने पहले सेगमेंट में। ये बेसिकली लद्दाख के चांगपा, राइट, लिखो चांगपा इन लद्दाख, चांगपा, ये चांगपा पे रहते हैं लद्दाख। एक जनजातीय समुदाय है ये, नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटी है ये। गवर्नमेंट ने यहां पर इनके एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत काम किया, इसीलिए अब ये बहुत ही कम खाना बदोश रह गए हैं, राइट। अब इनका जो खाना बदोश है ये काफी कम रह गए हैं और अब इनको सरकार ने स्थायी रूप से बनाने, इनके पुनर्वास करने के लिए काफी काम करना शुरू कर दिया है। सो देयर आर वेरी लेस नोमैडिक्स, क्योंकि अब इनके जीवन में भी सरकार तमाम तरह की इनकी परियोजनाएं चला रही हैं, इनको जो हेल्प कर रही है, और इसीलिए इनके जीवन में अब एक अलग तरह का स्थायित्व हमें देखने को मिलता है, राइट। यानी अब ये एस्टैब्लिश हो रहे हैं। अगला, लद्दाख में आपने देखा कि तमाम तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में कि जो हमारे बफर स्टेट होते हैं, ये हमारा बाउंड्री स्टेट है, बाउंड्री लगती है इसके साथ, और बाउंड्री यानी सीमा के साथ यहां पर विकास होना बहुत जरूरी है। सड़कों का होना, ये टूरिस्ट प्लेस ऑलरेडी रहा है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा इसकी जो है वो संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को अगर एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ के क्षेत्र आगे बढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने 3 इडियट्स में देखा होगा, तो उसमें जो फुनसुक वांगड़ू, आमिर खान वहां पर जाकर एक स्कूल स्टैब्लिश करते हैं लद्दाख रीजन में, और वहां के बच्चों को इनोवेशन और ये सारी चीजों के बारे में पढ़ाते हैं। तो यहां पर भी अब स्कूल आने लगे, और ये जो खाना बदोश लोग हैं ये अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं, जो समाज के एक जगह पर इकट्ठा होने, यानी एक संस्थागत तरीके से रहने का द्योतक होता है। इनकी खास बात क्या है, ये ट्राइब कैसा है? ये बेसिकली जो रेड फॉक्स यानी लाल लोमड़ी, कियोंग नीला भेड़ और मारमोट हिमालयन खरगोश, ठीक है, और ये सब जो है जैसे वन्य जीवों को पालते हैं, और जो बहुत ही दुर्लभ जलवायु है यहाँ की। जो लद्दाख है, लद्दाख सबसे ज्यादा सूर्य तप यानी सनलाइट को प्राप्त करता है। ये कोल्ड डेजर्ट है, यानी कि जो है वो एक ठंडा रेगिस्तान है जो लद्दाख का रीजन है। तो यहां पर ये जो लोग जो है वो रहने के आदी हो चुके हैं। तो रेड फॉक्स, कियांग, ब्लू जो शीप है, मारमोट, हिमालयन खरगोश, हिमालयन रैबिट, ये सब यहां पर ये पालते हैं, और यहां पर जो है वो इन्हीं के साथ वो अपना जीवन बिताते हैं, राइट।
यहां पर जो पश्मीना, आप जानते हैं कि कश्मीर में इसका बहुत ही कशीदाकारी बहुत ही फेमस है, तो यहां से वो जो है वो उसका जो वुल है वो यहां से लिया जाता पश्मीना। पश्मीना की शॉलों और इनके बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही बेशकीमती है, पूरी दुनिया में इसकी बड़ी डिमांड है। तो जो पश्मीना ऊन है, हालांकि ये जो लद्दाख का ये रीजन है, ये कशीदाकारी नहीं करता है, ये हैंडीक्राफ्ट नहीं करता है। हैंडीक्राफ्ट कश्मीर के रीजन में होता है, कश्मीर में उन पर बेहतरीन कशीदाकारी, बेहतरीन जो है काम वहां पर होता है। लेकिन जो ऊन होती है वो पश्मीना से हमें प्राप्त, जो पश्मीना है वो यहां से हमें प्राप्त करती है। तो पश्मीना जो ऊन है ये इनकी आजीविका का मुख्य साधन होता है, राइट। ये मेन लिवलीहुड इनका पश्मीना है, इसको बेचकर ही ये जो है वो अपना जीवन चलाते हैं, राइट। लद्दाख में एक बहुत खास तरह का बटर पाया जाता है, ठीक है। जनरली कहते हैं कि वो याक के दूध से बनाया जाता है, इसको याकीज जो बटर भी बोलते हैं। तो यहां पर जो बटर है ये बिल्कुल ही हमारे जैसे क्षेत्र से बिल्कुल अलग है, और मांस ये बेसिकली ये आपूर्ति करते हैं और ये भी इनकी आजीविका का साधन है। तो बहुत ही खास तरह का ये बटर होता है जिसका ये लोग जो है उपयोग करते हैं। और चांगतांग घाटी, जहां पर जो चांगतांग वैली है वहीं पर इनका मेन हैबिटेट है, चांगतांग घाटी में इनका मुख्य आवास है। गुड, लिख लिया इसको, चांगतांग घाटी में इनका मुख्य आवास है। सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन रही हमारी फर्स्ट। एक बार फिर से इसको ओवरव्यू कर लेते हैं, राइट। कहां पर ये जनजातीय चांगथांग कहां पाई जाती है? चांगथांग वैली में ये लोग रहते हैं, मुख्य आवास है। चांगपा लद्दाख में जो है ये खानाबदोश यानी कि नोमैडिक हैं, चलते फिरते रहते हैं। ये एक जनजातीय समुदाय है, ट्राइबल है। क्योंकि यहां का जो है क्लाइमेटिक सिस्टम बहुत ही टफ है, ठीक है। ये कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख क्या है जिसको नहीं पता वो समझ ले कि शीत मरुस्थल है, पानी बहुत कम बरसता है। यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी बिल्कुल सीधी पड़ती है, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा एक्सपोज होता है लद्दाख। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल सोलर पैनल्स वहां काफी लगाए जा रहे हैं, सोलर एनर्जी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। डेजर्ट, पानी बहुत कम बरसता है यहां पर, राइट। और इसके बाद जो है अब धीरे धीरे सरकार के प्रयासों से इनका जो नोमैडिक लाइफ है वो खत्म हो रही है, और धीरे धीरे ये लोग एक जिसे कहते हैं कि एक सिस्टमैटिक वे में, एक स्टैब्लिश वे में लोग रह रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं। इकोनॉमी की बात करें तो ये लोग जहां पर रहते हैं ये लोग रेड फॉक्स, कियांग, ब्लू शीप, मार्मोट, हिमालयन रैबिट ये सब पालते हैं, और यहां की प्रतिकूल जलवायु में इन्हीं के साथ वो जो सामंजस्य में रहते हैं। इनकी इकोनॉमी बेसिकली पश्मीना ऊन के ऊपर निर्भर है। पश्मीना जिसका आप याद रखिएगा, ये लोग केवल वुल का काम करते हैं। इस क्षेत्र में इसकी कशीदाकारी, इसका जो है हैंडीक्राफ्ट वर्क नहीं है। हैंडीक्राफ्ट कहां होता है? वो कश्मीर में होता है। सप्लायर ये होते हैं, ये इनकी मुख्य आजीविका का स्रोत है। साथ ही साथ जो लद्दाखियन बटर है, लद्दाखी बटर और मांस की भी ये लोग क्या करते हैं? आपूर्ति करते हैं। डन है, ये हमें बेसिक जानकारी मिल गई। ओके, अगला हम पार्ट देखते हैं विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और सेकेंड पार्ट पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारा अगला और जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा बना हुआ है। तो अगर हम लोग अब सेकंड पे आ जाते हैं और हम थोड़ा गुजरात घुमाते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर हमारा क्वेश्चन है बन्नी घास भूमि का चरवाहा समुदाय, ठीक है, गुजरात में पाया जाता है। मैंने यहां पर मैप कर दिया, आप इसको मैप कर लें साथ साथ, तो आपको पता चलेगा कि गुजरात में। अभी मैंने क्वेश्चन ऐसे दिया होता तो आपको और ज्यादा दिक्कत होती। तो वहां पर एक खास तरह का ग्रासलैंड पाया जाता है गुजरात में, जिसका नाम है बन्नी घास भूमि यानी बन्नी ग्रासलैंड। और वहां पर एक जो है नोमैडिक जो है वो ट्राइब्स पाई जाती है, जो कम्युनिटी है नोमैडिक यानी चरवाहा। ये लोग हैं जो है शेपर्ड हैं, ये सारे के सारे ये अपने जानवरों को लेकर चलते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये रेयर इंफॉर्मेशन हमारी कहीं चर्चा वर्चा में रहती है, कहीं किसी मैगजीन में इनके बारे में आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो बन्नी घास भूमि का चरवाहा समुदाय, तो बन्नी घास भूमि कहां है? गुजरात में है। अब इसके बारे में हम और जानकारी ले लेते हैं। क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी? कितने लोग हैं यहां पे क्लास में? कोई और जानकारी आपके पास उपलब्ध है? प्रिय वाले बच्चे, सनी, क्या इसके बारे में कोई आइडिया? बन्नी घास भूमि का चरवाहा समुदाय, तो याद रखिएगा बन्नी घास भूमि यानी ग्रासलैंड भारत में गुजरात में पाया जाता है। गुड, चलिए, नो आइडिया, कोई बात नहीं, हम बैठे हुए हैं ना। अगर कुछ आइडिया है तो आप इसमें बता सकते हैं कि यह चीज क्या है। चलिए, कोई बात नहीं है, इसका जवाब यहां से निकाल लेते हैं। गुजरात में एक जगह है मलधारी, ठीक है, भुज के पास। अभी आपने देखा, इसलिए चर्चा में है, आपने क्या देखा होगा। और भुज में एक बहुत भयानक भूकंप आया था और वो भारत की सबसे भयानक तबाहियों में से एक था,
जिस समय लगान की शूटिंग हुई थी उसके जस्ट बाद ये जो है भूकंप आया था, और वहां पे जहां पे शूटिंग की वो सब तबाह हो गया था, हजारों लोग इसमें मारे गए थे और भारत के सबसे विनाशक भूकंपों में से एक था। राइट, तो वहां पर जो है वो एक खास तरह की, हम यहीं पर इससे मैंने रिलेटेड एक जानकारी दे दी है। तो मलधारी गुजरात में एक जगह है, तो गुजरात के भुज में, भुज के पास जो है वो बन्नी घास भूमि, कौन सी घास भूमि है? बन्नी ग्रासलैंड, ठीक है। तो वहां पर ग्रासलैंड पाया जाता है और वहां पर जो है वो इस तरह की जो है वो उस चरवाहा समुदाय का नाम है मलधारी चरवाहा समुदाय, ठीक है। दैट इज अ मलधारी ग्रेजिंग कम्युनिटी है ये, ठीक है। मलधारी ग्रेजिंग कम्युनिटी यहां पर रहती है, मलधारी ग्रेजिंग कम्युनिटी। मलधारी ग्रेजिंग कम्युनिटी ये यहां पर पाई जाती है। तो भुज के पास बन्नी घास भूमि है। तो भुज का मैंने बता दिया था, यहां भूकंप आया था, अभी फिर से चर्चा में आ रहा है इसलिए मैंने यहां पर आपको यह करा दिया। बन्नी घास भूमि पारितंत्र के वे रक्षक हैं जो विगत 450 वर्षों में से इसका संरक्षण कर रहे हैं। खास बात है कि ये जो मलधारी चरवाहा समुदाय है ये बहुत ही इको, जो कहते हैं इको रक्षक के रूप में, यानी कि पारितंत्र, आपने देखा होगा भारत में किसी एक समुदाय का नाम बताओ जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा करना अपना धर्म मानता है। मुझे बता सकते हो? एक समुदाय का नाम ले लो, कोई भी एक समुदाय। कोई भी एक समुदाय का नाम ले लो जो पर्यावरण के रक्षक के रूप में जाना जाता है। आपको पता है कि वो प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीज मुझे बताएं। तो ये भी एक समुदाय है। आप, मुझे पता है आप क्या नाम लोगे। अब देखिए आपको एक नई इंफॉर्मेशन मिल रही है। कौन है जो इसका जवाब देगा मुझे? शाबाश, सौम्यदीप घोष का जवाब आ गया है। बिश्नोई कम्युनिटी, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर मैंने कृष्ण मृग के बारे में चर्चा की है, ठीक है। तो बिश्नोई कम्युनिटी हम लोग इसके बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो मलधारी चरवाहा समुदाय है, ठीक है, वो यहां की जो घास भूमि है जो बेसिकली इनके समुदाय का जीवन है, ग्रासलैंड्स का मतलब एक बहुत बढ़िया ग्रेजिंग फील्ड है। तो इस पूरे पारितंत्र की ये लोग बहुत रक्षा कर रहे हैं, 450 सालों से इसका संरक्षण कर रहे हैं और ये इनके लिए ईश्वर तुल्य है, मतलब ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो कम्युनिटी है वो बेसिकली, जैसे आप लोगों ने अवतार मूवी देखी होगी कि इसमें कैसे वो इको फ्रेंडली होते हैं, तो इसी तरह की ये जो समुदाय है वो पारितंत्र का, यानी कि जो इकोसिस्टम का संरक्षण करने का कार्य करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बन्नी घास भूमि पारितंत्र के वे रक्षक हैं जो विगत 450 वर्षों से इसका संरक्षण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये बन्नी घास भूमि जो बन्नी ग्रासलैंड है, इस तरह के इकोसिस्टम की ये लोग पिछले 450 सालों से क्या कर रहे हैं? लगातार इसकी रक्षा कर रहे हैं, इसका संरक्षण, इसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं। इन कम्युनिटी में, मलधारी कम्युनिटीज में 90% मुस्लिम्स हैं और 10% जो हिंदू हैं, राइट। तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम हम विवाद करते हैं। देखिए पारितंत्र के संरक्षण में अगर हम बिश्नोई समाज की बात करें तो वो कृष्ण पूजक हैं, और अगर हम मलधारी समाज की बात करें तो वो इस्लाम को मानने वाले हैं। तो पारितंत्र इकोसिस्टम एक बहुत बड़ी अवधारणा है, वो हमारे धर्मों के विभाजन से प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। भारत की विविधता, भारत की खूबसूरती यही है, ठीक है, इसकी ब्यूटी यही है। डन है, लिख लिया। 90% जो है वो मुस्लिम और 10% जो है वो हिंदू हैं। कोई मुझे बता सकता है? सनी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है और नाजिया तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, रेखा आप सभी के लिए जो प्री का एग्जाम दे रहे हैं, मुझे बता सकते हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी एक समुदाय का ऐसा नाम बताओ जिसने नदियों के लिए लड़ाई लड़ी हो और 150 उस कम्युनिटी ने 150 सालों तक लड़ाई लड़ी है, ठीक है। तो उस समुदाय ने जो है लड़ाई जीती है, किस देश में, और उस समुदाय का नाम क्या है? कंट्री क्या है जिसने इस पर्यावरण की एक घटक के लिए, एक सिस्टम के लिए उसने लंबी लड़ाई लड़ी और वो जीता भी, और उसने जो है वो उसको अधिकार दिलाए? कोई मुझे बता सकता है? एनीबॉडी? पढ़ाया मैंने आप लोगों को। अजय ने थोड़ी बहुत जानकारी दी है। देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन डेरिवेट होते, ये आज मैं 10 नहीं पॉइंट बने, इसके 30 पॉइंट करा दूंगा तुम्हारे। हाँ, क्वेश्चन से क्वेश्चन डेरिवेट होंगे। कोई और? देश का नाम तो सही बता रहे हो, लेकिन कम्युनिटी का नाम बताओ ना। न्यूजीलैंड, देश का नाम है न्यूजीलैंड। नदी है वांगनुई। समुदाय कौन सा है? वांगनुई रिवर। उसको मानव का दर्जा दिया किस समुदाय ने? होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क लिखिए। वांगनुई नदी, वांगनुई रिवर को मानव का दर्जा यानी ह्यूमन राइट्स, तो देश को एक काउंसलर नियुक्त करना पड़ा कि उसके अधिकारों की रक्षा की जा सके।
तो वो ट्राइब्स हैं। इसी तरह आज के बाद आपको एक नई चीज के बारे में पता चला कि भारत में मालधारी समुदाय, ये बेसिकली क्या करता है, ये ग्रासलैंड में किसी भी प्रकार की फार्मिंग की अनुमति नहीं है, आप वहां पे खेती नहीं कर सकते, ताकि इन घास भूमियों का संरक्षण किया जाए, इनके लिए पूज्य है, इनके जीवन का आधार है। ठीक है, तो मालधारी समुदाय इस पर जो है वो इस घास भूमि पे खेती की अनुमति नहीं देता है, और इन पे सरकार भी एंट्री नहीं करती, इस पे इनका अधिकार माना जाता है। शाबाश। मौरी जनजाति, वेल डन। मौरी जनजाति, ठीक है, वांगनुई नदी है, उसके संरक्षण न्यूजीलैंड में। उसी तरह मालधारी समुदाय, इसमें डोमिनेंस मुस्लिम्स एंड हिंदूज, फिर ये क्या काम करते हैं, यहां पर किसी प्रकार की खेती की अनुमति नहीं देते, नो अलाउंस फॉर द फार्मिंग, ताकि इसका संरक्षण किया जा सके। और इनका जो क्षेत्र है वो गिर नेशनल पार्क, जहां पर एशियाटिक लायन, गिर किसके लिए जाना जाता है, एशियाटिक लायन के लिए जाना जाता है, एशियाई शेरों के लिए गिर नेशनल पार्क को जाना जाता है। यह जनजातीय समुदाय इसके आसपास रहता है और जंगल के हिस्से के रूप में इसकी गणना की जाती है। तुम मुझे बता सकते हो कि गुजरात में एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार की एक और जो है वो पशु पाया जाता है। ये तो एशियाटिक लायन यानी एशियाई शेर तो पाए जाते हैं, उनका जो है घर है गिर नेशनल पार्क। किसी एक और जानवर का नाम बताओगे जिसको संरक्षण प्राप्त है और वो बहुत दुर्लभ है, बहुत ही रेयर है, यहीं से एक दूसरा निकाल दो। मयंक ने कहा कि ये एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है। देखो एक इंफॉर्मेशन और आई है, ये इंडिया जो एशिया का सबसे बड़ा ये घास भूमि है, ऐसा ये कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एशिया में सबसे बड़ी घास भूमि स्टेपी में आ जाती है भारत के लिए। अरे बाप रे सरनजीत, क्या बोल रहे हो यार, राइनो यहां कहां पहुंचा दिया, किसी ने तेंदुआ पहुंचा, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग। एक और दुर्लभ, सनी तुमसे तो ये जवाब तुरंत आना चाहिए था। रेखा, बाकी जितने बच्चे हैं, ठीक है, वो देखो किसी ने व्हाइट टाइगर भी भेज दिया यहां पे, वाइल्ड एस, ठीक है, यानी कि जो है वो जंगली गधा। जंगली गधा जो है वहां की सबसे दुर्लभ जो है वो एक प्रजाति है। एग्जाम में प्री में आया हुआ है, केवल डंकी नहीं लिखोगे उसको, नहीं तो फिर यूपीएससी डंकी तुम्हें बना देगा, जाने। चलिए 2 पॉइंट हो गए हमारे। थर्ड पर आते हैं, तीसरा हम नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट तो मुझे छोड़ना ही नहीं है वैसे भी किसी पॉइंट में। मोन्यूल क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ और ड्रॉ करो, अरुणाचल प्रदेश में हम आते हैं, ये आजकल चर्चा में है। मोन्यूल क्षेत्र में रहने वाला जनजातीय समुदाय, राइट, द ट्राइबल कम्युनिटी लिव इन मोन्यूल एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मोन्यूल एरिया इन अरुणाचल प्रदेश। एनी आइडिया? ट्राइबल कम्युनिटी है। डन। चलिए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। मोन्यूल क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समुदाय का नाम है जो मोन्यूल में रहता है, वो नाम मोम्पा। ठीक है, मोम्पा बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। मोम्पा कौन सा समुदाय है? मोम्पा। और मोम्पा जो है वो बिगेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन अरुणाचल प्रदेश, बिगेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन अरुणाचल प्रदेश, मोम्पा। कहां रहते हैं? जो कामेंग और तवांग डिस्ट्रिक्ट है, आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में तवांग डिस्ट्रिक्ट अक्सर न्यूज में रहती है, तो तवांग डिस्ट्रिक्ट में ये पाए जाते हैं। इन दोनों को मिलाकर, कामेंग और तवांग को मिलाकर, इसको वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसको मोन्याल क्षेत्र भी कहते हैं। मोन्याल, मोम्पा जनजातियां जहां रहती हैं, दिस इज नोन एज मोन्याल। मोन का मतलब क्या होता है? मोम्पा और मोन्याल दोनों से क्या मतलब है? मोनपा और मोन्याल दोनों मोन शब्द से बना है, मेन बाय द मोन। मोन का मतलब होता है तिब्बत के दक्षिण में स्थित हिमालयी क्षेत्र को मोन कहा जाता है।
जो तिब्बत के साउथ में यानी तिब्बत एरिया से ये साउथ में यानी भारत की तरफ का जो हिमालयन रीजन है उसको मोन कहा जाता है। मोन का जो तिब्बती वर्ड है, मोन का मतलब होता है जो तिब्बत के साउथ में रहता हो, तिब्बत के दक्षिण में रहता हो, वो हमारा मोन एरिया कहलाता है। क्लियर है? इसीलिए इसको मोम्पा और मोन्याल कहा जाता है। क्लियर? तो मोन्यूल क्षेत्र में रहने वाला जनजातीय समुदाय कौन सा है? मोम्पा, अरुणाचल प्रदेश में रहता है। ये भारत का जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, बिगेस्ट जो है ट्राइबल कम्युनिटी है। ये कामेंग और तवांग में रहता है। कामेंग और तवांग को मिलाकर हम लोग वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। इसको मोन्याल कहा जाता है। मोम्पा और मोन्याल इसलिए कहा जाता है कि जो तिब्बत का दक्षिण का हिस्सा हिमालयन का, उसको उसका मतलब होता है मोन, मोन शब्द से बना है, और उसको जो है साउदर्न तिब्बत के रूप में जाना जाता है। ठीक है? क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं। आ जाते हैं उड़ीसा। एक खानाबदोश सपेरा समुदाय, स्नेक चार्मर्स, नोमैडिक इसमें स्नेक चार्मर कम्युनिटी, जिसे 2015 में अनुसूचित जाति घोषित किया गया। संविधान के अंदर इसको एससी कम्युनिटी के अंतर्गत लेकर आया गया, यानी शेड्यूल कास्ट में इसको इंक्लूड किया गया। सरकार ने इसकी संस्थागत विकास के लिए प्रयास करने शुरू किए। तो जब हम इसको शामिल करते हैं कम्युनिटीज के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो भी इसको जो है सहूलियत दी गई है, चाहे वो उसका आरक्षण हो, चाहे उसको जो है वो उसका सामाजिक कल्याण हो, चाहे अगर उसके खिलाफ कोई गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ जो कानूनी प्रावधान हो, वो सब कुछ इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो एससी कैटेगरी में इसको 2015 में शामिल किया गया था। ये खानाबदोश सपेरा समुदाय है, राइट? दैट इज अ नोमैडिक स्नेक चार्मर। कोई आइडिया कहां पर है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के अंदर है। तो मुझे बता सकते हो उसका नाम? किसी को याद है? उड़ीसा के भी कई बच्चे होंगे। एनीबॉडी? चलिए, इसका जवाब होगा केला समुदाय, राइट? ओडिशा केला के नाम से जाना जाता है। किसी ने इसका जवाब दिया? बेगा नहीं। केला समुदाय जो है, केला कम्युनिटी इन ओडिशा, तो बेसिकली स्नेक चार्मर कम्युनिटीज है जो सांप के खेल दिखाते हैं, सांप पकड़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा होगा भारत में जो है बीन बजाते हुए दिखाई पड़ते होंगे स्नेक चार्मर्स। और ये पूरा खानाबदोश, इसके जो वाइफ बच्चे यहाँ अपना चलते रहते हैं, दिन भर अपना जो प्रदर्शन करते रहते हैं, उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं और जहां मौका मिलता है वहां पे अपना ये एक अस्थायी झोपड़ी ओपड़ी बनाकर वहीं पे सो जाते हैं, आराम करते हैं। ठीक है, या किसी कॉलोनी के आसपास अपना बस जाते हैं ये। तो ये बेसिकली नोमैडिक स्नेक चार्मर कम्युनिटी है। ठीक है, पूरे फैमिली इसकी एक साथ चलती है। सन 2015 में संसद में एक विधेयक पारित किया गया, एक जो है एक्ट बनाया गया, और इस समुदाय को ओडिशा में अनुसूचित जाति समुदाय में शामिल कर लिया गया ताकि इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं उसको ये प्राप्त कर सकें। 2015 में संसद में एक विधेयक पारित कर इसको एससी कम्युनिटी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया इन 2015। डन? कहां पर? ओडिशा में खानाबदोश है, स्नेक चार्मर्स है, राइट? क्वेश्चन कहीं से भी टर्न हो सकते हैं। कम्युनिटीज के नाम देकर उनके स्टेट्स के नाम पूछे जा सकते हैं, तो दोनों याद रखना है हमें। और अब ये एससी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अगला है हमारा बैगा जनजातियों का प्राकृतिक आवास रहा राष्ट्रीय पार्क। क्या बैगा जनजातियों के बारे में आपके पास कोई जानकारी है? राइट, तो मध्य प्रदेश में है। वो कौन सा नेशनल पार्क है? विच नेशनल पार्क वेयर बैगा कम्युनिटीज लिव? ये नेचुरल हैबिटेट है, मतलब ये शुरुआत से ही सालों से यहीं पर रह रहे हैं ये। तो कौन सा नेशनल पार्क है जहां पर बैगा जनजातियां रहती हैं? कोई मुझे इसका बताएगा? शाबाश, मयंक का जवाब आ गया।
बैगा जनजातियों का कौन सा नेशनल पार्क है? एक ही बच्चे ने भी जवाब दिया है। चलो देख लेते हैं। तो नेशनल पार्क जो बैगा जनजातियों का प्राकृतिक आवास रहा है वो है कान्हा नेशनल पार्क। किसने जवाब दिया था इसका? हाँ, मयंक रात्रे ने इसका केवल जवाब दिया था। राइट, दैट इज अ कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, एमपी। यहां पर दो जनजातियां रहती हैं, ध्यान रखना। कान्हा नेशनल पार्क में दो ट्राइब्स रहती हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है प्री के लिए, गोंड एग्जाम में आ चुका है, प्री एग्जाम में। तो बैगा और गोंड जनजातियां प्राकृतिक आवास, नेचुरल हैबिटेट, मतलब ये शुरुआत से यहीं रहे हैं। ये उनका जो है वो एबोरिजिन यहां पे जो है वो इस रूप में जाने जाते हैं। तो बैगा और गोंड, उल्टा भी याद रखना, बैगा और गोंड जनजातियां कहां पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो जो कान्हा नेशनल पार्क है, बैगा और गोंड जनजातियों का ये प्राकृतिक पर्यावास रहा है। ठीक है, दैट इज कान्हा नेशनल पार्क। अब किसी ने मानस लिखा है, किसी ने सतपुड़ा लिखा है। ठीक है, दैट इज अ कान्हा नेशनल पार्क। प्रॉब्लम क्या हो गई है? अगर आप किसी चीज को नेशनल पार्क घोषित कर देते हो, ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है? किसी भी प्रकार का मानवीय गतिविधियां उसमें परमिशन नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके अंतर्गत आप किसी भी संरक्षित कोई भी नेशनल पार्क है, वहां पर मनुष्य जो है वो किसी प्रकार की गतिविधि नहीं कर सकता, स्पेशली जो उसका कोर क्षेत्र है वहां बिल्कुल नहीं कर सकता। पर ये बैगा और गोंड तो मतलब कानूनों के बनने से पहले बहुत पुराने समय से इसी क्षेत्र में रह रहे हैं। और जंगल जो है वो क्या है? वो जंगल उनके जीवन का मुख्य हिस्सा है। जो हमारे देश में जो हमारी एक्ट्स हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट्स, वो बेसिकली, या फॉरेस्ट एक्ट जितने भी हैं, वो अंग्रेजों ने बनाए थे। और उनका एक ही काम था, उनको इससे मतलब नहीं कौन जनजाति है कौन भारत के लोग हैं, उनको तो बस शोषण करना था। दिक्कत ये हो गई कि आजादी के बाद हमने उन लॉज में ज्यादा चेंज ही नहीं किया, हम वही अंग्रेजों के ही कानून को चलाते रहे। फिर इससे क्या हुआ? जो फॉरेस्ट के लोग हैं, जो बेचारे जनजाति लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको बहुत शोषण का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि नेशनल पार्क हमने घोषित कर दिया, लेकिन यहां पर उन किसी प्रकार के मानव को रहने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इनको वहां से निकाल दिया जाता, अब ये आदिम समय से एबॉर्जिन लोग हैं, वहीं पे रह रहे हैं, तुम्हारे इस देश की जो है संस्थागत चीजों से पहले, कानूनों से पहले वहां रह रहे थे, तो अब इनको वहां से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से उनको हटा दिया जाएगा कि भाई जंगल को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि ये जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ये जंगल का हिस्सा है, उनका नेचर से बहुत गहरा संबंध है। लेकिन हमारा जो एक्ट है वो बेसिकली, हम यहां बैठे दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हमारा एक्ट जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कतें करता है हमारे लिए इनके साथ। 2014 में कान्हा टाइगर रिजर्व को संरक्षित करने के लिए बैगा और गोंड आदिवासियों के 450 परिवारों को जबरन यहां से हटा दिया गया, जबरन खाली करा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, जो रुडियार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक मोगली लिखी थी वो यहीं पर लिखी थी, यहीं के लिए जो पूरी कहानी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये बहुत ही बड़ा एक दिक्कत वाली बात रही है कि जो है इन परिवारों को यहां से खाली करा दिया जाए ताकि जंगलों को संरक्षित किया जा सके, जबकि ये जो है सदियों से यहां रहते चले आए हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कई बार देखा जाता है कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से भी हमारे जो कानून है उनको हमने बदलने पे ध्यान नहीं दिया, हम अंग्रेजों के कानून से ही चल रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमें भारत को आजादी नहीं मिली, केवल जो है अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण हुआ है, केवल जो है वो पावर ट्रांसफर हुआ था, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। तो उनको हमने मान लिया कि ये नुकसान पहुंचा रहे, जबकि ये नेचर के साथ जुड़े होते हैं, इनको नेचर का जितना नॉलेज है वो कितना किसी को भी नहीं है। एक बाहर से आया हुआ अधिकारी क्या वो बहुत ज्यादा संरक्षित करेगा, लेकिन खैर इनको यहाँ जबरदस्ती जो है इनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। माना जाता है कई बार नक्सलाइट्स को सपोर्ट वो लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि भारत सरकार इनके साथ बड़ा शोषण करने का कार्य करती है। राइट, याद रखिएगा, जो रुडियार्ड किपलिंग ने बुक लिखी थी जंगल बुक मोगली, वो बेसिकली कान्हा नेशनल पार्क पे लिखी थी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सही बात है भाई, तुम कहीं रह रहे हो, तुम्हें तुम्हारी जगह पे अधिकार, तुम सदियों से रह रहे हो, इस संविधान के बनने से पहले से रह रहे हो। ठीक है, और तुम्हें कोई आके हटा दे वहां पे तो आपको कितना बुरा लगेगा। और ये लोग ऐसे हैं कि जो आदिवासी हैं वो, जैसे हम लोग का क्या है कि भाई कहीं और चले गए तो हम अपना खान पान बदल लेते हैं। ये आदिवासी समुदाय जो ये प्रकृति के साथ बहुत सामंजस्य में रहते हैं, प्रकृति इनके जीवन का हिस्सा है, जंगल इनके जीवन का हिस्सा है, इनको एक एक चीज के बारे में, चप्पे चप्पे के बारे में पता होता है। ठीक है, तो लेकिन हम इनको शासित कर रहे हैं तो फिर वो दिक्कत होगी, तो इतने लोगों को वहां से हटा दिया गया।